हेलो एनिमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनिमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार एनिमे जिसका नाम है हेल पैराडाइज, जिसे बनाया है मापा स्टूडियो ने। और इसी स्टूडियो ने जुजुत्सु काइसन, चेनसो मैन और अटैक ऑन टाइटंस का फाइनल सीजन बनाया था। और ये एनिमे बेस्ड है एक मांगा के ऊपर जिसे बनाया है यूजी काकू ने। और इस एनिमे का पहला सीजन रिलीज हुआ था 1 अप्रैल 2023 को और इसमें टोटल 13 एपिसोड है। और इसका सीजन 2 जस्ट अभी यानी 11 जनवरी 2026 को आया है। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। तो ये स्टोरी बेस्ड है एडो पीरियड में, जहाँ पर एक सीरियल किलर जिसका नाम होता है गाबीमारू द हॉलो। और इसे हॉलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक असैसिन होता है। तो एक दिन इसे किसी न किसी तरह से पकड़ लिया जाता है और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब सा ऑर्डर आता है जिसमें काफी सारे ऐसे क्रिमिनल्स को जो एग्जीक्यूट होने ही वाले होते हैं, उन्हें एक मिशन पर एक आइलैंड में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें एक अमर बनाने वाला एलिक्सर लेकर के उस टाउन के प्रेसिडेंट को देना होता है। और बदले में जो वो एलिक्सर लेकर के आएगा उसका एग्जीक्यूशन रुकवाकर उसे सारे चार्जेस से फ्री कर दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे क्रिमिनल्स उस आइलैंड पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। और आइलैंड में जाने के बाद उन्हें बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिलती है, जैसे एक तितली जो कि इंसान के मुंह वाली है। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए वो ये भी देखते हैं जो इस आइलैंड में उनसे पहले आए थे वो अब एक पौधे बन चुके होते हैं। और साथ ही साथ वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं और वो कुछ ऐसी एंटिटी से भी मिलते हैं जो लगभग इमॉर्टल होती है। तो लगभग यही है स्टोरी है। और इस स्टोरी को मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनिमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राजा के लोग गाबीमारू को किसी तरह से पकड़ लेते हैं। और ये किस तरह से पकड़ते हैं वो हमें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हम ये देखते हैं कि उसे पकड़ने के बाद उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आता है और उसे मारने की कोशिश की जाती है। और पहले ही सीन में हम ये देखते हैं कि एक स्वॉर्डमैन गाबीमारू का सर उसके धड़ से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारा बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके सर को काट तक नहीं पाता। और फिर गाबीमारू अपने मन में बोलता है, आखिर क्यों मैं मर नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो आगे बहुत सारी बातें बोलता है कि किस तरह से वो हॉलो है, यानी उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है और उसने बहुत लोगों को मारा है। तो उसे इस समय तो जिंदा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे वो जिंदा है जबकि वो जीना भी नहीं चाहता। और वो यही सारी बातें करता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशनर्स उसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद 2 भैंसों से उसके पैरों को बांध करके अपोजिट डायरेक्शन में उन भैंसों को भगा करके उसकी बॉडी के 2 टुकड़े करने का प्लान किया जाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो 2 भैंसे उसके टांग को चीरना तो दूर, जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं उन भैंसों के मुंह से झाग निकल जाता है और वो बेचारे वहीं पर थक करके गिर जाते हैं। और उसके बाद एंड में डिसाइड किया जाता है कि उसका कुंभी पाकम कर दिया जाए, यानी कि उसके ऊपर गरम तेल जिसके अंदर से लपटें निकल रही हैं उसमें उसे डुबाया जाए, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। और ये सब देख करके एग्जीक्यूशनर्स एक इंटेरोगेटर को बुलाते हैं जो कि यामाडा क्लैन की होती है। और ये क्लैन अपने स्वॉर्ड को चलाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं, यानी कि इस क्लैन से जो भी आया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इस इंटेरोगेटर का नाम होता है असाईमोन साइगिरी। और ये गाबीमारू से इन्वेस्टिगेट करने लगती है और उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि गाबीमारू इवागाकुरे विलेज का है। और ये पूरा का पूरा विलेज या कह सकते हैं गांव ही खतरनाक असैसिन निंजास से भरा हुआ है। और इसी का जो सरदार है गाबीमारू उसी का चेला हुआ करता था। और इसी सरदार ने ही गाबीमारू के आंखों के सामने ही जब वो बहुत ज्यादा छोटा था उसके माता पिता को मार दिया। और उसके बाद से वो खुद ही पर्सनली उसे ट्रेन करने लगा। और जब वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गया तो उससे खुश होकर के चीफ ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। और उसके बाद जब गाबीमारू ने बोला कि मैं ये अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, तो उस विलेज का चीफ कुछ षड्यंत्र रचा करके उसे पकड़वा देता है ऑफिशियल्स के हाथों में। और अब वो उनके सामने है। और जब सागिरी पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ है कैसी, तो वो बोलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, उसे कुछ आता जाता है नहीं। और उसके बाद सागिरी समझ जाती है कि इसका खेल कैसे खत्म करना है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे ऑफिशियल्स उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर गाबीमारू को पता चलता है कि ये
जिससे वो बड़े प्यार से बातें कर रहा था, असल में ये यामाडा क्लैन से है। और जैसे ही वो ये सुनता है उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और वो समझ जाता है कि अगर मुझे कोई मार सकती है तो वो तो यही है। और उसके बाद जब सागिरी उसे मारने की कोशिश करती है तो अचानक से ही गाबीमारू अपने आप को डिफेंड करने लगता है, जिस पर सागिरी बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम अपने आप को मरवाना चाहते हो तो तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो। और गाबीमारू भी हैरान रह जाता है और खुद से बोलता है कि मैं तो मरना चाहता हूँ लेकिन ये हो क्या रहा है। और फिर सागिरी उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन की बात बताती है कि किस तरह से वो बाहरी रूप से बोल तो रहा है कि वो हॉलो है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, लेकिन वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और यही रीजन है कि वो क्लैन में मारपीट करना छोड़ना चाहता था और ये चीज उसके सरदार को पसंद नहीं आई, तो इसी कारण से उसने उसे फंसवा दिया। और फिर गाबीमारू लड़ते लड़ते ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है। और इतने में ही सागिरी उसे एक पत्री दिखाती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किस तरह से उसे बस एक काम पूरा करना है और उसके बाद उसके ऊपर के सारे चार्जेस फ्री हो जाएंगे। और बस फ्री ही नहीं होंगे बल्कि वो खुद राजा के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी कि उसे कोई टच तक नहीं कर पाएगा। और ये सुन करके कि किस तरह से उसके ऊपर सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे और वो फ्री हो जाएगा और अपनी वाइफ से मिल पाएगा, ये सोच करके वो डिसाइड करता है कि वो ये मिशन जरूर करेगा। और ये सुन करके वहाँ के ऑफिशियल्स कुछ ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से गाबीमारू को पकड़ा हुआ होता है और उसे पकड़ने के चक्कर में उनके 20 लोग मर चुके होते हैं। तो वो ऑफिशियल कहता है कि देखो बहन, मैं इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और ये सुन करके गाबीमारू बोलता है मैं कुछ करता हूँ। और ये बोल करके वो अपना फायर निंजित्सु एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो ये करता है पलक झपकते ही हम देखते हैं कि वहाँ खड़े लोग अब लाश के ढेर बन चुके होते हैं और गाबीमारू उनके ऊपर एक राजा की तरह बैठा हुआ होता है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें सागिरी की आवाज आती है जिसमें वो बोलती है कि किस तरह से जब वो छोटी थी तो एक दिन उसके पिता को एक ऐसे आदमी का सर उड़ाने को बोला गया जो कि कहानियां सुनाता था और शायद इससे कुछ उटपटांग कहानी सुना दी होगी राजा को। तो पता नहीं किसी कारण से उस कहानी सुनाने वाले को वहाँ पर एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर निकल गया। तो उस आदमी ने बोला कि मैं मरना चाहता हूँ कहानी सुनाते हुए। तो हम देखते हैं कि आखिर किस तरह से वो बेचारा डरते हुए राजा को कहानी सुना रहा होता है और सागिरी के पिता एक ही बार में उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। और सागिरी की हमें आवाज आती है जिसमें वो बोलती है कि किस तरह से उसके पिता ने एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके कारण उस आदमी को पता ही नहीं चला कि वो मर चुका है। और अपनी पूरी कहानी खत्म करने के बाद उसने अपना दम तोड़ा। तो वो अपने पिता के कमाल के स्किल को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। और उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सागिरी भी अब बड़ी हो चुकी होती है और उसे भी अब एग्जीक्यूशन करने का मौका मिलता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कंपैशन भरा हुआ होता है इसीलिए वो किसी को भी एग्जीक्यूट करने से हमेशा डरती रहती है। और वो उस आदमी को एग्जीक्यूट कर तो देती है लेकिन फिर भी उसके अंदर एक तरह का गिल्ट या फिर डर बना रहता है। तो इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि अगर वो किसी एक ऐसे आदमी को मारने की कोशिश करे जिसके ऊपर दया करना या कंपैशन दिखाना बिल्कुल ही बेवकूफी है, यानी वो दया और कंपैशन के लायक ही नहीं है, तो हो सकता है कि उसका डर उसके मन से निकल जाए। तो इसीलिए वो गाबीमारू पर रिसर्च करना शुरू करती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक समुद्र के किनारे पर उन सारे के सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया जाता है जिन्हें एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिला है। और ये सारे के सारे क्रिमिनल्स एक से बढ़कर एक होते हैं। और फिर वहाँ पर ये अनाउंस होता है कि किस तरह से उन सभी को फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन बदले में उन्हें एक ऐसा एलिक्सर लेकर के आना पड़ेगा जो कि किसी आदमी को इमॉर्टल बना देता है। और ये सब सुन करके वो सारे के सारे क्रिमिनल्स बोलते हैं कि क्या फालतू की चीजें हो रही है भाई, लेकिन वो ऑफिशियल्स बोलते हैं कि नहीं 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 ये सच बात है। और ये बोलते हुए वो एक आदमी को रिवील करते हैं और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में फूल उग गए होते हैं। और ऑफिशियल्स आगे बताते हैं कि किस तरह से इससे भी पहले उन्होंने कितनी बार ही एलेक्सर ढूंढने की कोशिश की है। और फिर वो ऑफिशियल्स कहानी बताना शुरू करते हैं। एक एंशिएंट कहानी है कि एक जगह है जो कि पैराडाइज है, जहाँ पर तितलियां हैं, जहाँ पर लोगों के गाने की आवाज आती है और जो पूरी की पूरी जगह ही फूलों से भरी हुई है। और हाल ही में कुछ लोगों ने उस जगह का पता लगा लिया होता है। और साथ ही साथ उस कहानी में ये भी बताया गया होता है कि किस तरह से उस आइलैंड पर एक ऐसा एलिक्सर है जिसे पीने से आदमी इमॉर्टल हो जाता है। तो ये बात सुनकर के राजा इतना ज्यादा उत्सुक हो जाता है कि वो दर्जनों के दर्जन लोगों को उस आइलैंड पर एलिक्सर लाने के लिए भेजता है, लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाता और बस एक यही आदमी
जिंदा बच करके वापस आ पाया था। लेकिन उसके वापस आते ही उसके पूरे के पूरे शरीर पर कुछ फफोलों जैसा उगने लगा और जैसे ही वो फफोले फूटे उन्होंने देखा कि वो फोड़े फुंसी या जो भी तुम कह लो वो फूल बन चुके होते हैं और अब ये आदमी कुछ ऐसा दिख रहा होता है। तो ये बात सुन करके वहाँ पर खलबली मच जाती है और उसके बाद एक आदमी उठ करके बोलता है कि देखो भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुन करके ऑफिशियल्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो मित्र। और जैसे ही वो जाने लगता है इतने में ही एक यामाडा क्लैन का स्वॉर्डमैन उसकी गर्दन उड़ा देता है और मैं तुम्हें इसका नाम अभी थोड़ी देर में रिवील करूंगा क्योंकि जैसे जैसे कहानी कंटिन्यू होती जाएगी पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर का नाम और उसकी बैक स्टोरी अपने आप ही रिवील होती जाएगी। तो इसीलिए इन सभी के नाम और बैक स्टोरीज मैं तुम्हें एनिमे के टाइमलाइन के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को और उसके बाद ऑफिशियल्स आगे ये बताते हैं कि तुम उस आइलैंड पर अकेले नहीं जाओगे, हर एक इंडिविजुअल क्रिमिनल के साथ एक यामाडा क्लैन का स्वॉर्डमैन जाएगा। तो अगर उन लोगों ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें की तो वो स्वॉर्डमैन उनकी गर्दन वहीं पर साफ कर देगा। और उसके बाद राजा ये बोलता है कि किस तरह से उनके पास जहाज में ज्यादा जगह नहीं है तो उन्हें लोगों को कम करना पड़ेगा। और ये बात सुन करके उस पूरे के पूरे जगह में मारपीट शुरू हो जाती है और सारे के सारे क्रिमिनल्स अपने आप को बचाने के लिए यानी कि उस जगह पर जाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। और ये देख करके वो राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि असल में वो यही चाह रहा होता था। और फिर यहाँ हम गाबीमारू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी ये चल क्या रहा है। फिर वो राजा से बोलता है कि देखो इसका कोई दूसरा तरीका भी होगा, ये सब खून खराबा करने की क्या जरूरत है। और ये सुन करके ऑफिशियल्स इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो बाकी सारे क्रिमिनल्स को गाबीमारू को वहीं पर मार देने को बोलते हैं। और जैसे ही बाकी के क्रिमिनल्स उसे मारने की कोशिश करते हैं इतने में ही गाबीमारू बोलता है देखो बंधु मैं मारपीट करने में विश्वास नहीं रखता लेकिन अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो क्रिमिनल्स कहाँ उसकी बात सुनते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इतने में ही हम देखते हैं कि गाबीमारू उनसे लड़ना शुरू करता है। और लड़ना तो बहुत छोटा शब्द हो गया, वो लोग उसके सामने टिक तक नहीं पाते और गाबीमारू उन सबको मार मार के वहां पर खून की नदियां बहा देता है। और ये देख करके राजा की तो हवा टाइट हो जाती है। और उसके बाद एंड में जब लड़ाई खत्म होती है तो वहां पर 10 किलर बचते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमारा मेन हीरो यानी गाबीमारू, उसके बाद युजुरिहा, फिर आजा, टामिया गांटे सुसाई, नुरुगाई, रोकुरोटा, क्यून, मोरोमाकिया, अकागिनु और होरुबो। तो इन 10 लोगों को सौभाग्य मिलता है उस पैराडाइज में जाने का और इन्हीं के साथ 10 यामाडा क्लैन के स्वॉर्डमैन भी वहां पर इनकी निगरानी रखने के लिए चुने जाते हैं। और फिर वो लोग शिप में बैठ करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक आवाज आती है जो सभी लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को बस एलेक्सर लेकर के आना है और वहाँ पर खतरे की कोई भी बात नहीं है क्योंकि आखिरकार उस जगह को पैराडाइज जो बोला जाता है। और ये कितना ज्यादा पैराडाइज है वो हमें आगे पता चल ही जाएगा। और फिर उसके बाद हमें गाबीमारू की आवाज आती है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि गाबीमारू एक बच्चा होता है और उसके क्लैन का सरदार अपनी शक्तियां दिखाते हुए लोगों के अटैक्स को झेलता है। और बस झेलता ही नहीं, हम ये देखते हैं कि लोग उसके ऊपर स्वॉर्ड से भालों से अटैक करते हैं और यहाँ तक कि उसकी अतड़ियां भी निकल के गिर जाती है लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है। और ये देख करके छोटा गाबीमारू बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। और प्रेजेंट में आइलैंड पे उतरने के बाद वो सागिरी के चेहरे को देख करके बोलता है क्या तुम्हें ये सारी बातें झूठी लगती है? मैं बता दूं कि एलेक्सर वाली बात बिल्कुल सच है, बस देखना ये है कि क्या वो इस आइलैंड पर है भी या नहीं। और फिर वो उसके बाद आइलैंड पर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है जिसमें सागिरी बोलती है कि ये आइलैंड कितना ज्यादा सुंदर है और गाबीमारू बोलता है कि देखो दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जो फूल है वो इस आइलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। और ये सब बातें करते हुए गाबीमारू अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन इतने में ही सागिरी उसके ऊपर अपना तलवार तान देती है और बोलती है कि देखो मेरे साथ दोस्ती मत बढ़ाओ, हम यहाँ पर आपस में कोई दोस्त नहीं है और अपने हाथों को दोबारा बांध लो नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। और ये सब सुनने के बाद गाबीमारू बोलता है कि ठीक है मैं करता है। और फिर जैसे ही वो अपने हाथों को बांधने जा ही रहा होता है इतने में ही क्यून वहाँ पर आ करके एक बहुत ही बड़े मेटल बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है और हमें लगता है कि अब तो
गाबीमारू का खेल खत्म। लेकिन हम देखते हैं कि गाबीमारू उसके उस अटैक को झेल चुका होता है और फिर आगे क्यून अपनी मंशा बताता है कि किस तरह से उसे ये पता नहीं है कि एलेक्सर यहाँ पर है भी कि नहीं और एलेक्सर दिखता भी कैसा है। तो वो अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए सारे के सारे क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर रहा है और सबसे पहले उसके लकी ड्रॉ में नाम आया है गाबीमारू का। ये और फिर सागिरी उसके एग्जीक्यूशनर से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और उसका एग्जीक्यूशनर बोलता है कि देखो हमें बस नजर रखने को बोला गया है, तो ये कुछ भी करे उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके ये बोलने के बाद कियोन और गाबीमारू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि क्यून उसके ऊपर एक के बाद एक अपने वेपन्स निकाल करके जबरदस्त अटैक करता है, लेकिन गाबीमारू उसके अटैक्स को डॉज नहीं करता बल्कि डायरेक्ट झेलता है और सारे के सारे अटैक से वो बिना एक भी खरोच लगे जिंदा बच जाता है। और फिर जब क्यून उसके ऊपर भाले से अटैक कर ही रहा होता है तभी उसके भाले को अपने बगल में दबाता है और एक घुटने के स्ट्राइक से उसके सारे के सारे वेपन्स और उसे हवा में उछाल देता है और वो सारे के सारे वेपन्स हवा में जा करके उनके ऊपर गिरने वाले होते हैं। तभी वो उनके डायरेक्शंस को क्यून के ऊपर चेंज कर देता है और सारे वेपन्स क्यून की ही छाती में घुस जाते हैं और इस तरह से क्यून का खेल खत्म हो जाता है। और क्यून का एग्जीक्यूशनर उसके गर्दन को काट करके बोलता है कि देखो भाई मेरा काम तो अब खत्म हो गया, तो मैं तो इसका गर्दन लेकर के जा रहा हूँ वापस। और फिर वो जाते जाते सागिरी की बेइज्जती करता है कि किस तरह से वो एक लो रैंक यामाडा है और उसे तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था। और वो आगे उसे ये भी वार्न करता है कि देखो मैंने आइलैंड पे उतरने से पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। और जैसे ही वो ये बोलता है हमें काफी सारे विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से टीम अप कर रहे हैं। और फिर दूसरे सीन में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से रोकुरोटा को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, तो वो भूख के मारे अपने ही एग्जीक्यूशनर को वहीं पर खत्म करके उसे खा जाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सागिरी की बेइज्जती करने के बाद वो स्वॉर्डमैन उससे बोलता है तो ये सब इस आइलैंड पर चल रहा है तो अपना ध्यान रखना, और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही गाबीमारू सागिरी पर अटैक कर देता है और उससे बोलता है कि देखो आराम से मर जाओ नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। और ये बोल करके वो उस पर अटैक करना शुरू करता है और सागिरी भी अपने आप को बचाने के लिए फाइट शुरू करती है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर गाबीमारू अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ जबकि मैं इसे मारना चाहता हूँ। मतलब वो किसी न किसी तरह से अपने आप को होल्ड बैक कर रहा होता है। और यहाँ पर सागिरी भी यही सोच रही होती है कि आखिर मैं इसे मार क्यों नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो भी अपने आप को होल्ड बैक कर रही होती है। और इसी होल्ड बैक खेलते खेलते गाबीमारू जीत जाता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन उसे उसके वाइफ की याद आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है कि आखिर किस तरह से वो अपने वाइफ के आने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनली कमजोर हो गया है। कमजोर यानी कि वो अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता होता है और धीरे धीरे उसके मन में प्यार, लव, केयर ये सारे इमोशंस उगने लगते हैं। और फिर वो सागिरी को मारने की कोशिश करते हुए रोते रोते बोलता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ और अगर मुझे अपनी वाइफ से वापस मिलना है तो मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ये बोल करके वो रो रहा होता है, लेकिन इतने में ही सागिरी उससे बोलती है कि देखो इन इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। और फिर उन दोनों के बीच में और ज्यादा कन्वर्सेशन होता है और उसके बाद गाबीमारू उसे जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं टामिया और उसका एग्जीक्यूशनर आइलैंड के अंदर घूम रहे होते हैं। इतने में ही एक प्यारी तितली टामिया के हाथ पर आकर बैठती है और टामिया ये नोटिस करता है कि उसका चेहरा किसी इंसान जैसा लग रहा होता है और उसके टेल में एक डंक होता है। और जैसे ही वो ये नोटिस करता है फटाक से वो अपने हाथ को काट देता है और उसका हाथ जैसे ही जमीन पर कट के गिरता है हम देखते हैं कि उसके हाथ में से वही पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो आगे बोलता है कि ये आइलैंड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि टामिया के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वैसे ही सिमिलर से कुछ मॉन्स्टर्स गाबीमारू और सागिरी के पास भी आ जाते हैं। तो मैं तुम्हें इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताता हूँ। तो ये मॉन्स्टर्स दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं शोशिन और एक होते हैं मोशिन। और ये सभी के सभी पहले ऐसे दानव जैसे दिखते नहीं थे। ये लोग पहले आइलैंड को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन बाद में इनके ऊपर कुछ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए और ये इतने सुंदर दिखने लगे। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि शोशिन होते हैं माइंडलेस और मोशिन थोड़े से जाइंट्स होते हैं जो कि मोशिन से थोड़े ज्यादा हैवी होते हैं, यानी उनकी हाइट और ज्यादा लंबी होती है। और जो मॉन्स्टर टामिया से लड़ रहा है वो एक मोशिन है और जो गाबीमारू के सामने आया है वो एक शोशिन है।
और इस आइलैंड में एक और कैटेगरी है, लेकिन वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सस्पेंस का सवाल है बंधु। और फिर हमें टामिया का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक लेवल का स्वॉर्डमैन होता है और वो किसी ऑफिशियल के अंडर में काम कर रहा होता है। और एक दिन वो ऑफिशियल उसी की बेइज्जती कर देता है और वो बेइज्जती टामिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके घर को तबाह कर देता है। और क्योंकि उसने एक ऑफिशियल पर हाथ उठाया होता है, तो जिस कारण से उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसे यहाँ इस आइलैंड पर पटक दिया जाता है। और टामिया का एग्जीक्यूशनर होता है गेंजी। और उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि गेंजी एटोस्पी यानी लोगों के चीर फाड़ करके उनकी अतड़ियां और उनके इंटेस्टाइन देखने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टामिया उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है गाबीमारू के ऊपर और हम गाबीमारू को उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। और जब वो उससे लड़ ही रहा होता है, तभी उसे उसके सरदार की बात याद आती है, जिसमें वो बताता है कि किस तरह से अगर तुम दुश्मन से लड़ ना पाओ तो वहाँ से भाग जाओ। तो गाबीमारू सोचता है कि क्यों ना भाग ही जाया जाए, लेकिन क्योंकि सागिरी उसके साथ में होती है तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जैसे ही एक मॉन्स्टर सागिरी पर अटैक करने ही वाला होता है, गाबीमारू अनकॉन्शियसली अपने पावर को यूज करके सागिरी को बचा लेता है। और फिर इतने में ही वहाँ पर 3 लोग और आ जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक एक करके इन तीनों के नामों को बताता हूँ। तो सबसे पहले ये क्रिमिनल, इसका नाम है यूजुरिहा। और ये जो बड़ा जाइंट है इसका नाम है केंजी। और ये जो चश्मे वाला है इसका नाम है सेंटा। और केंजी वहाँ पर आकर के बाकी के मॉन्स्टर्स को मार देता है और फिर उसके बाद उन सभी के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। और यूजुरिहा गाबीमारू और सागिरी से बोलती है कि चलो टीम अप कर ले, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और यूजुरिहा उन सभी को इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर बस ये मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर उड़ने वाली तितलियां भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने तुम्हें डंक मार दिया तो तुम फूल बन जाओगे। और फिर आगे सेंटा उन्हें वहाँ के स्टैचूज के बारे में बताता है कि किस तरह से ये 2 ही अपोजिट रिलीजन के हैं और जिनका यहाँ पर होना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। और फिर उन सभी के बीच में बातें शुरू होने लगती है। और फिर इसी बीच सागिरी यूजुरिहा से पूछती है कि तुम्हारे साथ 2 एग्जीक्यूशनर कैसे हैं? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि केंजी मोनोमा माकिया को अलॉट हुआ था, जिसे कि यूजुरिहा ने अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए मार दिया था, क्योंकि यूजुरिहा ने उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था कि ये सारे इंसेक्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर उसके बाद केंजी ने ये देखा कि किस तरह से यूजुरिहा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए उसने ये सोचा कि यूजुरिहा के साथ रह करके उसे उस पर नजर रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो ये बात उसने बोली, लेकिन वहां पर खड़े किसी भी आदमी ने इस पर विश्वास नहीं किया। और ऐसा क्यों है वो तुम खुद ही समझ सकते हो। और फिर उसके बाद यूजुरिहा अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है कि किस तरह से उसे वापस जाकर उसकी बहन का इलाज करवाना है, लेकिन गाबीमारू उसके इस नकली स्टोरी को पकड़ लेता है। और फिर यूजुरिहा बोलती है कि उसकी कोई एक्चुअल में बैक स्टोरी है ही नहीं, वो बस जीना चाहती है और मरना नहीं चाहती, तो ये उसके लिए काफी है। और जब उन सभी के बीच में कन्वर्सेशन हो ही रहा होता है, इतने में ही सागिरी बेहोश होकर गिर जाती है और तभी सीन कट हो जाता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्जीक्यूशनर ट्रेन हो रहा होता है जिसका नाम होता है टोमा। और ये अपने आप को प्रूव करके एक एग्जीक्यूशनर बन जाता है। और फिर आगे चलकर हमें ये पता चलता है कि ये टोमा असल में कोबी का भाई है और ये एग्जीक्यूशनर ही इसलिए बना है ताकि ये अपने भाई को उस प्रिजन से बाहर निकलवा सके। और फिर हमें इनकी बैक स्टोरी बताई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के पिता एक बहुत ही फेमस समुराई हुआ करते थे, लेकिन फिर किसी न किसी कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और फिर उसके बाद ये दोनों और इनकी माँ गरीबी में आ जाते हैं और फिर एक दिन इनकी माँ भी मर जाती है, जिस कारण से ये पूरी तरह से अनाथ होकर के भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसे ही जब ये भीख मांग ही रहे होते हैं, इतने में ही एक गुंडों का गिरोह आकर के इन्हें पकड़ लेता है। और फिर बजाय इसके कि वो दोनों विक्टिम बन जाते, कुछ ऐसा होता है कि जिस कारण से कोबी उनका सरदार बन जाता है। और जब वो लोग ऐसे ही आतंक फैला रहे होते हैं, तो एक दिन ऑफिशियल्स आकर के कोबी को धर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें टोमा के बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए कोबी टोमा से बोलता है कि जाओ छुप जाओ और मुझे आकर के बाद में बचाना। और फिर इसीलिए टोमा अपने आप को ट्रेन करके एक एग्जीक्यूशनर बनता है ताकि अपने भाई को बचा सके।
और यही है इनकी बैक स्टोरी। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कोबी और टोमा भी उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उनसे लड़ते हुए हमें टोमा की आवाज आती है कि किस तरह से कोबी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, यहाँ तक कि जब उनकी माँ भी मर गई थी तब भी वो नहीं रोया और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। और यही वो स्किल है जिसके कारण वो दोनों सरवाइव कर पाए। और इतना सब पागल होने के बाद भी वो अपने सेंस ऑफ सेल्फ को बिल्कुल नहीं भूलता है। और उसके बाद कोबी एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को उन्हीं के हथियार से खत्म कर देता है। और वो अपने भाई से ये बोलता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स रियल है तो इसका मतलब वो एलिक्सर भी रियल है। तो बजाय इसके कि वो ऑफिशियल्स को जाकर के वो एलिक्सर दे दे, वो एलिक्सर वो दोनों खुद पिएंगे और फिर वो डेथ को भी जीत लेंगे। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सागिरी को बाकी के लोग उठा करके एक सेफ जगह पर रुकने के लिए लेकर के जा रहे होते हैं। और इसी बीच सागिरी को एक सपना आता है। उसे उसके पिता इस तरीके से देख रहे होते हैं जैसे उसके पिता ने उसे स्वॉर्ड सिखा करके एक गलती कर दी है। और जैसे ही वो ये सपना देखती है वो उठ करके खड़ी हो जाती है। और फिर इतने में ही केंजी वहाँ पर आता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं लड़ सकती हो, जाओ आइलैंड से वापस चली जाओ क्योंकि तुम एक लड़की हो। और फिर वो उसे आइलैंड से जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। और ये सुनकर के सागिरी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो रुके या फिर वो जाए। और फिर इतने में ही गाबीमारू उन सभी के लिए खाना बनाता है और उसके बाद वो सभी खाने के टेबल पर बैठ करके डिस्कशन शुरू करते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर सेंता उन्हें ये बताता है कि यहाँ पर दो अलग अलग रिलीजन की मूर्तियां हैं और ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। और फिर वो आगे ये डिस्कस करने लगते हैं कि क्या कोई पहले इस आइलैंड पे थे जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई है, और अगर वो थे तो क्या वो इस समय अभी जिंदा है। और फिर उन लोगों के बीच यही कन्वर्सेशन होने लगता है। इतने में ही सागिरी बोलती है कि और ऊपर से एक बात और, जो भी दानव और दैत्य जैसे लोग हैं उनके अंदर कोई अतड़ियां नहीं है। यानी कि गाबीमारू और सागिरी के उस डीमन के फाइट के दौरान सागिरी ने उसके ऊपर अटैक किया था, जिससे उसे ये पता चला कि उनके अंदर कोई अतड़ियां ही नहीं है। और ये सुनकर के गाबीमारू बोलता है अगर वो बिना इंटरनल ऑर्गन्स के जिंदा है इसका मतलब ये है कि एलेक्सर यहीं कहीं पर है। और उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और आइलैंड पे उनका पहला दिन अब लगभग खत्म हो चुका होता है। और फिर से सागिरी के पास केंजी आता है और फिर से वो वही बात लेकर के बैठ जाता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और उसके बदले गाबीमारू का ध्यान वो रख लेगा और उसे ऑफिशियल्स कुछ बोलेंगे भी नहीं क्योंकि वो तो एक लड़की है ना। तो वो बहुत मनाने की कोशिश करता है और इतने में ही सेंता वहाँ पर आता है और केंजी के जाने के बाद वो सागिरी से बोलता है कि केंजी कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जाना है या रुकना है। और फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि टेंजा नुरुगाई के साथ एक छोटे से बोट पे बैठ करके उस आइलैंड से वापस जा रहा होता है। और वो नुरुगाई से बोलता भी है कि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो तो तुम्हें इस तरीके से मैं मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। और ये बोल करके जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं अचानक से वो टूटे हुए शिप का पहाड़ देखते हैं और जैसे ही वो ये देख करके हैरानी से उभर ही रहे होते हैं इतने में ही एक वाटर डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक से बचते और डॉच करते हुए टेंजा आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में ही वो देखता है कि जो पिछला टीम आया था उसका एक मेंबर उस शिप के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसकी पूरी बॉडी में फ्लावर्स उग गए होते हैं और वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। और टेंजा ये देखता है कि वो पर्सन उसका एक दोस्त होता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो डीमन आके उस पर्सन की जान ले लेता है। और ये देख करके नुरुगाई हैरान रह जाती है, हाँ ये लड़की है, लेकिन टेंजा को ये बात अभी तक पता नहीं है और ये आगे उसे पता चलेगी और ये बात उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पता चलने वाली है। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो नुरुगाई ये सब देख करके सोचती है कि ये एक डिवाइन पनिशमेंट है अपने क्लैन को धोखा देने के कारण। और फिर उसके बाद नुरुगाई का पास्ट दिखाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक ऐसे ट्राइब से है जो कि गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुनते। यानी उस समय शोगन गवर्नमेंट हुआ करती थी तो वो शोगन की बात ही नहीं सुनते, जिस कारण से उन्हें एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया होता है और उन्हें ही मारने के लिए काफी सारे सामुराइज उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। इतने में ही नुरुगाई उनके सरदार से बोलती है क्या ढूंढ रहे हो, और फिर उसके बाद उसे पता ही नहीं होता और वो अनजाने में उन सभी को अपने ट्राइब में ले आती है और वो सारे के सारे सामुराइज उसके पूरे ट्राइब के लोगों को मार देते हैं और बचती है एंड में सिर्फ नुरुगाई। और वो लोग सोचते हैं कि चलो इसे बाद में एग्जीक्यूट कर देंगे, तो इसके लिए वो उसे पकड़कर ले जाते हैं और डाल देते हैं प्रिजन में। और इतने में ही वही कॉन्ट्रैक्ट लेकर के टेंजा उसके पास आता है और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर नुरुगाई
अपने डिवाइन पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी वो ये मान रही होती है कि क्योंकि उसने अपने ट्राइब को धोखा दिया है इसीलिए गॉड उससे बदला ले रहे हैं। और फिर उसके बाद टेंजा उसे थोड़ा समझाता है और नूरुगाई अपनी जान को बचाने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर उसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और एक छोटे से बोट में बैठ करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो उस आइलैंड पर वापस आ जाते हैं और फिर आपस में वो ये डिस्कस करते हैं कि जितनी भी लहरें यहाँ पर उठती है वो सारी की सारी आइलैंड पर ही आकर वापस मिलती है। और ऊपर से काफी सारे लोग इस आइलैंड पे आए हैं जिसके कारण उस आइलैंड के इर्द गिर्द टूटे हुए शिप्स का एक पहाड़ बन चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो खून में लथपथ उस बोट में बैठ करके उसी आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो पहले अपने आप को साफ कर लें, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो वो अपने शरीरों को साफ करने लगते हैं और इतने में ही नूरुगाई अपने सारे कपड़े उतार करके पानी में गोते लगाने की तैयारी करने लगती है। और ये देख के टेंजा बोलता है कि सुनो भाई, तुम्हारा शरीर कुछ लड़कियों वाला नहीं है क्या? और इतने में ही नूरुगाई ये बताती है कि उसका सिर्फ शरीर ही नहीं, वो पूरी की पूरी लड़की ही है। और ये सुन करके टेंजा बेचारा थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि अपने कपड़े पहन लो। और फिर सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टेंजा अभी भी सागिरी को समझा ही रहा होता है कि किस तरह से उसे ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए और जाकर के बच्चे पैदा करने चाहिए। क्योंकि वो यामाडा क्लैन से है तो उसे ये तलवार वलवार चलाने के बजाय क्लैन के वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। और फिर आगे सागिरी बताती है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो वापस चली जाएगी तो यामाडा क्लैन के ही लोग बोलेंगे कि अरे क्लैन के सरदार की बेटी डर के वापस आ गई, और बाहर के लोग उसे ताना मार मार के मार देंगे। तो इसीलिए वो यही आइलैंड पर ही रहने का सोचती है। और उसके बाद दूसरे सीन में उसके और गाबीमारू के बीच में कन्वर्सेशन होता है जिसमें गाबीमारू उससे पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि वो बेहोश होकर के गिर गई थी। जिस पर सागिरी बोलती है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है और इस कन्वर्सेशन से सागिरी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है कि उसे इसी आइलैंड पर रुकना ही है। और अगले दिन सुबह सुबह वो केंजी से बोलती है कि वो नहीं जाएगी। और ये सुन करके केंजी बोलता है ठीक है। तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसके अटैक करने से पहले ही सागिरी उसका स्वॉर्ड उसके हाथों से छीन लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है और इतने में ही पीछे से अपने पेट को गुड़गुड़ाते हुए रोकुरोटा आता है और केंजी के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि केंजी का आधा पेट का हिस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है और केंजी दूर जाकर गिरता है। और ये देख करके सागिरी उसकी मदद करने के लिए उसके पास बढ़ती है, जिस पर केंजी बोलता है भाग जाओ यहाँ से, अब मेरे बचने का कोई मौका नहीं है। और ये सब सुनने के बाद भी सागिरी उसकी चोट पर पट्टी लगा रही होती है। इतने में ही रोकुरोटा पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है और जैसे ही उसका खेल खत्म होने ही वाला होता है इतने में ही गाबीमारू वहां पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और फिर हमें रोकुरोटा का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि खेल रहा होता है और उसके माँ बाप उसके बगल में ही बैठे हुए होते हैं। और फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर गाबीमारू रोकुरोटा से लड़ रहा होता है और केंजी सागिरी से यहाँ से भाग जाने को बोल रहा होता है, जो कि ऑब्वियस है कि वो ऐसा नहीं करने वाली थी। और फिर उसके बाद केंजी उससे बोलता है कि अभी तुम एक मैन की तरह सख्त थी और अचानक से एक वुमेन की तरह रोने लगी। और फिर उनके कन्वर्सेशन के बाद आगे वो बोलता है कि किस तरह से वो समझ गया है कि सागिरी एक बीच का रास्ता यूज करती है, कि ना ही वो मैनली और वुमेनली पावर यूज करती है बल्कि वो उसके बीच का यानी कि मैन की पावर और वुमेन की इमोशन दोनों को एक साथ लेकर के चलती है। और उसके बाद केंजी उससे बोलता है कि देखो मेरा खेल तो खत्म होने वाला है और मुझे विश्वास है कि इस रोकुरोटा ने इसके एग्जीक्यूटर यानी कि इजन को भी मार दिया होगा, तो तुम्हें हम दोनों का ही बदला लेना है। और ये बोल करके वो उसे अपना स्वॉर्ड देता है और बोलता है कि इस स्वॉर्ड को लेकर के उसका खेल खत्म कर दो। और फिर ये सुनने की देर थी, उसके बाद तो सागिरी एक सुपर ह्यूमन की तरह एक्ट करने लगती है और जहां पर गाबीमारू उससे लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, सागिरी अपने स्वॉर्ड के एक स्ट्राइक से ही उसकी छोटी उंगली काट देती है। और जैसे ही ऐसा होता है रोकुरोटा बच्चों की तरह रोने लगता है और फिर गाबीमारू और सागिरी साथ मिलकर रोकुरोटा को खत्म करने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। और लड़ते लड़ते वो देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी चट्टान से भी मजबूत है, तो अगर उन्हें रोकुरोटा को खत्म करना है तो उसके गर्दन पर अटैक करना होगा। और सागिरी गाबीमारू से बोलती है कि अगर तुम इसे किसी तरह इसके घुटनों पर ले आओ तो मैं इसकी गर्दन उड़ा सकती हूँ। और फिर ये सब सुनने के बाद गाबीमारू सोचने लगता है कि आखिर क्या करे, और इसी बीच रोकुरोटा उसके ऊपर इतना जबरदस्त अटैक करता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिर उसके बाद गाबीमारू एंड में अपने फायर निंजित्सु को यूज करता है
और उस पूरे के पूरे जगह में आग लगा देता है। और जैसे ही यूजुरिहा ये देखती है वो सेंटा को साथ में लेकर के भागने लगती है और वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से गाबीमारू पूरे के पूरे एरिया में आग लगा रहा है, जिसके कारण से ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की लेयर बन जाएगी और ऊपर सांस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि रोकुरोटा एक जाइंट है तो जिस कारण से वो ऊपर सांस नहीं ले पाएगा। और ऐसा ही होता है कि रोकुरोटा को ऊपर सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो खांसते खांसते अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है सागिरी उसकी गर्दन उड़ा देती है। और फिर तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम ये देखते हैं कि रोकुरोटा एक छोटा बच्चा होता है जो कि बहुत खाता है और खाते खाते उसे एक दिन इतनी भूख लगती है कि वो अपने पेरेंट्स को ही खा जाता है और उसके बाद से उससे कोई दोस्ती नहीं करता और वो बेचारा अकेला रह जाता है। और रोकुरोटा फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेंटली एक बच्चे जैसा है। और यहाँ पर सागिरी उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और हम देखते हैं कि रोकुरोटा के आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि किस तरह से उसे अब शांति मिल चुकी है। और सागिरी उसके सर को हाथ से पकड़कर बोलती है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, शांति से सो जाओ। और ये बोल करके वो उसकी आंखों को बंद कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोमा और कोबी उन मॉन्स्टर से लड़ करके उन्हें खत्म कर देते हैं और कोबी एक मॉन्स्टर के खून को पी रहा होता है। और फिर वो आगे बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और यहाँ पर पीने के लिए कोई भी पानी नहीं है, तो जंगलों में ऐसा करते हैं इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और जैसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं इतने में ही दूर से उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो वो सोचता है कि लगता है कुछ खाने को मिल गया। और जैसे ही वो उस आवाज की तरफ पड़ता है तो वो देखता है कि एक कपल पेड़ के ऊपर बैठ करके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो दोनों लोग कोबी और टोमा को देखते हैं और टोमा उन्हें देख करके बोलता है कि ये जगह कुछ ऐसी गतिविधि करने के लिए थोड़ी खुली हुई नहीं है क्या। और जैसे ही वो दोनों उन्हें देखते हैं उनमें से एक बोलता है कि तुम ह्यूमंस इतनी आगे तक आ गए। और ये सुनकर के हम ये समझ जाते हैं कि ये इंसान तो नहीं है। और उनमें से एक टोमा और कोबी से बात करते हुए अपने फॉर्म को फीमेल से मेल में चेंज कर लेता है और तभी सीन कट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोकुरोटा को मारने के बाद गाबीमारू और सागिरी भागते हुए जंगल की उस आग से बच करके भागने लगते हैं। और इतने में ही वो देखते हैं कि यूजुरिहा और सेंटा एक जगह पर खड़े हैं। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं उन्हें एक गांव दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से बंजर हो चुका होता है। और ये देख करके वो चारों के चारों हैरान रह जाते हैं। और फिर इतने में ही गाबीमारू नोटिस करता है कि पीछे से कोई तो उन्हें घूर रहा है। और जैसे ही वो उसके पीछे भागना शुरू करता है वो देखता है कि वो एक छोटी सी बच्ची होती है। और ये देख करके गाबीमारू अपने मन में सोचता है कि क्या ये इसी आइलैंड की लड़की है। और उसके मन में काफी सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं और जिसका आंसर लेने के लिए वो उसके पीछे भागने लगता है। और जैसे ही वो उसके पीछे भाग रहा होता है इतने में ही एक ग्रूट जैसा मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और गाबीमारू और सागिरी उस मॉन्स्टर को यूजुरिहा और सेंटा के ऊपर छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। और फिर यहाँ पर यूजुरिहा अपने निंजित्सु का यूज करती है जहाँ पर वो कुछ केमिकल पीती है और उसकी बॉडी में से सिक्रेशन रिलीज होने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाबीमारू भागते भागते उस लड़की के स्पीड को मैच कर लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता है? और जैसे ही वो ये बोल रहा होता है इतने में ही वो लड़की गाबीमारू को पकड़कर उसे एक धोबी पछाड़ दे करके पटक देती है और उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये देख करके गाबीमारू हैरान रह जाता है और फिर वो बच्ची और तेजी से भागना शुरू करती है और भागते भागते अचानक से रुक जाती है। और इतने में ही सागिरी उसके पास बढ़ना शुरू करती है। और जैसे ही वो उसके पास आती है हम देखते हैं कि वो बच्ची अपने मैजिकल पावर्स को यूज करके सागिरी पर एक जबरदस्त पंच मारने ही वाली होती है। लेकिन इतने में ही गाबीमारू वहां पर आकर के उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और उसका इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो किसी तरह से उस बच्ची को वहां की बेलों में लपेट देता है और उसके बाद वो बेचारी बच्ची रोने लगती है। और उसे रोता हुआ देख करके सागिरी उसे कंफर्ट करती है। और फिर जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यूजुरिहा ने उस पेड़ वाले दानव को भी पछाड़ दिया होता है। फिर उसके बाद वो पेड़ वाला दानव उनसे बोलता है कि इस बच्ची को कुछ मत करना। और वो आगे ये भी बताता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। और फिर ये सुनने के बाद यूजुरिहा बोलती है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करें, जिस पर वो पेड़ बोलता है कि मेरे पास नहाने का सामान है,
और ये सुन करके यूजुरिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो इस पेड़ वाले आदमी के साथ जाएंगे। और फिर उसके बाद वो सभी उसी गांव में एंटर करते हैं जहाँ पर वो उन लोगों के नहाने के लिए व्यवस्था करता है और यूजुरिया और सागिरी नहाते हैं। और फिर जब वो नहा धोकर के तरोताजा हो जाते हैं फिर वो पेड़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि उसका नाम होको है और इस बच्ची का नाम है मेई। और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो उन्हें खाना देता है। और फिर गाबीमारू उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पता है, और वो बोलता है कि हम उसे कहते हैं टान। और ये सुन करके गाबीमारू पूछता है ये मिलता कहाँ पे है भाई। तो जिस पर होको एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट 3 पार्ट्स में बटा हुआ है और आउटर के पार्ट को कहते हैं इशू जिसमें शोशिन रहते हैं, और जिस पार्ट में तुम हो यानी मिडिल पार्ट उसे होजो कहते हैं, और जो सेंटर का पार्ट है उसे होराई कहते हैं। और जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ बढ़ते जाओगे ये जो कोहरा तुम आसपास देख रहे हो वो और ज्यादा डेंस होता जाएगा और इसी सेंटर में मिलता है एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी कि टान। और ये सुन करके गाबीमारू बोलता है कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करें, जिस पर होको बोलता है कि जब तुम 10 सेंट्स को देखोगे तो तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा। 10 सेंट्स एक ऐसे क्रीचर है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं और उनके पास गॉड लाइक पावर होती है और एक्चुअल में वही इस पूरे के पूरे आइलैंड को रूल करते हैं और इंसान उनके लिए स्लेव होते हैं। और जो भी इंसान एक बार इस आइलैंड पर आ जाता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। और जब वो ये सब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो सीन कट हो जाता है और हमें कोबी, टोमा और 10 सेंट्स के बीच की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर कोबी अपने फरसे से एक 10 सेंट के मेंबर की आधी बॉडी चीर देता है, लेकिन क्योंकि वो इमॉर्टल होते हैं तो जिस कारण से वो वापस से रीजनरेट हो जाता है और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके कोबी और टोमा को बहुत बुरी तरह से पीट कर उन्हें एक गड्ढे में डाल देता है। और हम देखते हैं कि उस गड्ढे में काफी सारे लोग होते हैं जो कि फूल बन चुके होते हैं। और यहीं पर हमें टान की सच्चाई का पता चलता है और हमें ये पता चलता है कि वो टान असल में बनता कैसे है। तो ये जो 10 सेंट्स हैं वो ह्यूमंस को फ्लावर में कन्वर्ट करके इस गड्ढे में डाल देते हैं। और यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स उगे हुए हैं वो पहले ह्यूमंस हुआ करते थे और जब उनके अंदर से फ्लावर्स निकल जाते हैं तब भी वो मरते नहीं हैं, वो एक तरह से बीच के स्टेट में आ जाते हैं कि ना वो मरे होते हैं और ना ही वो जिंदा होते हैं, लेकिन उन्हें दर्द पूरी तरह से फील हो रहा होता है। और ये जो फ्लावर्स हैं वो एक इंसान के टाओ को खाते हैं। टाओ इंसान के शरीर से निकलने वाली एक एनर्जी होती है और जैसे ही ये फूल इंसान के टाओ को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं तो इस फ्लावर की मदद से बनाया जाता है टान यानी एलेक्सिर ऑफ लाइफ को। और जब यहाँ टोमा और कोबी उस गड्ढे में गिरते हैं तो हम देखते हैं कि कोबी बेहोश हो चुका होता है लेकिन टोमा अभी भी कॉन्शियस होता है। तो टोमा कोबी को जगाता है और यहाँ दूसरी तरफ ये सुनकर कि एलेक्सिर ऑफ लाइफ असल में एग्जिस्ट करता है, गाबीमारू को ये समझ में आ जाता है कि वो अपनी वाइफ को दोबारा बहुत जल्द ही देख पाएगा। और फिर उसके बाद गाबीमारू ये डिसाइड करता है कि चलो थोड़ा सा नहा ही लिया जाए। तो वो नहाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इतने में ही सागिर उस पर नजर रखने के लिए उसका पीछा करने लगती है और फिर उन दोनों के बीच में बात शुरू हो जाती है कि किस तरह से एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है और एक बार अगर उन्हें ये मिल गया तो सभी के सभी लोग आइलैंड से फ्री हो सकते हैं। और जैसे ही वो नहाने वाली जगह पर पहुंचता है वो देखता है कि मेई पहले से ही वहां पर होती है और गाबीमारू को देख करके मेई दोबारा रोने लगती है, लेकिन इससे गाबीमारू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है। इतने में ही सागिरी उससे बोलती है कि कुछ तो शर्म कर लो। और फिर गाबीमारू बोलता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर हम एक ही टब में हम पूरा गांव नहाते हैं, बस हमारे सरदार को छोड़ करके, क्योंकि उनके पास उनका खुद का टब होता है। और ये सब सुनने के बाद सागिरी उसे एक अलग से नहाने की जगह पर ले जाती है और फिर वो ये देखती है कि किस तरह से मेई अच्छे से नहा नहीं रही है। फिर वो उसकी नहाने में मदद करती है और यहाँ पर गाबीमारू नहाते हुए अपनी वाइफ को याद करता है कि किस तरह से उसे नहाना पसंद नहीं था और उसकी वाइफ उसे जबरदस्ती नहलाती थी। और फिर वो अपने और अपनी वाइफ के बीच के कुछ कन्वर्सेशंस को याद करता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो जल्द से जल्द एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेगा और इस आइलैंड से बाहर निकल जाएगा ताकि वो अपनी वाइफ को दोबारा से देख सके। और यहाँ पर मेई को नहलाते हुए सागिरी ये देखती है कि उसके पीठ पर एक बहुत ही भयंकर निशान होता है और कन्वर्सेशन में वो आगे ये याद करता है कि किस तरह से उसके वाइफ के चेहरे पर एक बहुत बड़ा स्कार है और उसकी वाइफ उसे छुपाने के लिए अपने बालों को अपने चेहरे के आगे रखती है। और फिर गाबीमारू बोलता है उसे उसके स्कार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्रेजेंट में यही सेम बात गाबीमारू मेई से बोलता है कि उसे उसके स्कार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर सागिरी बोलती है कि तुम ये कह सकते हो लेकिन लड़कियों के लिए ये काफी मुश्किल है।
जिस पर गाबी मारू बोलता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसके चेहरे पर स्कार है, लेकिन वो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। और ये बोल करके वो तीनों आगे चलने लगते हैं और सागिरी ये सोचने लगती है कि गाबी मारू आखिर कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। और यहाँ पर गाबी मारू के मन में ये चल रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द एलेक्सर ऑफ लाइफ यानी टान को किसी भी तरीके से हासिल करना है। और उसके बाद हमें टेंजा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था और बाद में उसके भी माता पिता मर जाते हैं और फिर वो अपने पेट को पालने के लिए छोटी मोटी चोरी करता है, गुंडागर्दी करता है और लोगों को मारता पीटता है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टेंजा और नूरुगाई आपस में बातें कर रहे होते हैं और नूरुगाई उससे बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे, इस आइलैंड से जाने के बाद हम शादी कर लेंगे। और फिर उन दोनों के बीच में ऐसी ही कन्वर्सेशन चल ही रही होती है। इतने में एक और टेंसेंट उन दोनों के सामने आ जाता है और उन पर अटैक करना शुरू करता है। और ये देख करके टेंजा अपने स्वॉर्ड से उसके चेहरे को काट देता है, लेकिन वो देखता है कि उसका चेहरा दोबारा से रीजनरेट हो चुका है। इससे वो समझ जाता है कि वो इंसान तो नहीं है और फिर वो अपने स्वॉर्ड से उसके गर्दन और हाथों को काट करके वहां से नूरुगाई को लेकर के भागने लगता है। लेकिन इतने में ही टेंसेंट उसके सामने आ जाता है और जैसे ही वो कुछ करने ही वाला होता है, इतने में ही शियोन आकर के उस टेंसेंट पर अटैक कर देता है और फिर वो तीनों ही भागते भागते बहुत दूर आ जाते हैं। और वहां से भागते हुए नूरुगाई ये नोटिस करती है कि शियोन तो अंधा है और ये बात वो टेंजा से पूछती है, जिस पर टेंजा बोलता है कि हाँ वो अंधे हैं, लेकिन वो साउंड और आसपास की स्मेल से इन्वायरमेंट का पता लगा सकते होते हैं। और फिर उसके बाद टेंजा अपने मास्टर यानी शियोन को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो नूरुगाई को ये बताता है कि किस तरह से ये उसके मास्टर हैं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके गुंडागर्दी वाले लाइफ को बचाने के लिए शियोन आता है और उसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करके उसे एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करता है। और यहाँ पर प्रेजेंट में उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि इतने में ही वो ही टेंसेंट फिर से वहां पर आ जाता है और वो अटैक करता है, जिससे शियोन टेंजा और नूरुगाई को तो बचा लेता है, लेकिन उसके गले में बहुत ही बुरी चोट लगती है। और ये देख करके टेंजा नूरुगाई और शियोन को बचाने के लिए अकेले ही उस टेंसेंट से लड़ने लगता है, लेकिन उस टेंसेंट की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो उसकी बॉडी में 4 छेद कर देता है। और ये देख करके टेंजा समझ जाता है कि वो उससे नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ता है ताकि शियोन और नूरुगाई के पास वहां से भागने का समय मिल जाए। और टेंजा उस टेंसेंट से लड़ता है, ये जानते हुए भी कि वो नहीं जीत पाएगा, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो शियोन नूरुगाई के भागने के लिए टाइम ले सके। और जब शियोन को ये समझ में आता है कि उसका डिसाइपल बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका होता है, तो वो भाग करके अपने स्टूडेंट को बचाने की कोशिश करता है। और इतने में ही हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंजा शियोन की कड़ी ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शियोन से बोलता है कि किस तरह से वो ये ट्रेनिंग छोड़ करके चला जाएगा और अपनी नॉर्मल वही फ्री स्पिरिट वाली लाइफ जिएगा। और ये बोल करके जब वो वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ईजेन आ जाता है और वो टेंजा को एक कब्र के पास लेकर के जाता है। और जब टेंजा उससे पूछता है कि ये किसका कब्र है, तो वो बताता है कि किस तरह से पहले शियोन का एक और डिसाइपल हुआ करता था, जो कि ऐसे ही ट्रेनिंग से फ्रस्ट्रेट होकर के आजाद पंछी बनने के लिए उसके स्कूल को छोड़ देता है और बाद में वो अपने पेट को पालने के लिए चोरियां करने लग जाता है। और एक दिन शियोन को एक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिलता है और जब वो उसका गला काट ही रहा होता है, तो वो पाता है कि जिसका गला वो काट रहा है वो उसी का स्टूडेंट होता है। और ये समझने के बाद शियोन के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सोल्जर होता है तो वो इस काम को मना नहीं कर पाता होता है और उसे उसकी गर्दन ना चाहते हुए भी काटनी पड़ जाती है। और एंड में मरने से पहले उसका स्टूडेंट बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। और फिर आगे ईजन उसे ये बताता है कि उसके बाद शियोन अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा करके उनकी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा कंपैशनेट हो जाता है। और ये स्टोरी सुनने के बाद टेंजा ये डिसाइड करता है कि वो अपने मास्टर को छोड़ करके नहीं जाएगा, बल्कि उनके साथ रह करके ही सारे के सारे स्किल्स सीखेगा। और फिर उसके बाद वो उनके साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है। और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टेंसा की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और ये देख करके शियोन उस टेंसेंट पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन टेंसा ये नहीं चाह रहा होता है, बल्कि वो ये चाह रहा होता है कि शियोन नूरुगाई को लेकर के यहाँ से भाग जाए। और शियोन अपने मास्टर को ये बात बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पाती और वो फ्रस्ट्रेट होकर के चिल्लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शियोन ना जाने कैसे टेंजा की बात को समझ जाता है और वो नूरुगाई को उठा करके वहां से भागने लगता है। और यहाँ पर ये देख करके टेंजा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उस टेंसेंट से लड़ना शुरू करता है। और लड़ते हुए वो अपने मन में बोलता है
कि मास्टर एक बहुत अच्छे स्वॉर्डमैन है और नूरुगाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आगे चल के मेरा फ्यूचर क्या होता। और हमें छोटी सी इमेजेस दिखाई जाती है कि किस तरह से अगर टेंजा यहाँ पर नहीं होता तो वो एक बहुत ही अच्छा मास्टर बनता जो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता, और फिर बाद में वो नूरुगाई के साथ शादी करता और अपने परिवार के साथ खुश रहता। लेकिन क्योंकि अब वो यहाँ पर है और वो लगभग मरने ही वाला है, तो उसके सारे के सारे ये सपने यहीं पर दफन होने वाले हैं। और फिर वो टेंसेंट टेंजा को खत्म कर देता है, और जब यहाँ पर शियोन बहुत दूर पहुंच जाता है तो वो नूरुगाई को जमीन पर रख देता है और नूरुगाई उससे बोलती है कि आप तो उसके मास्टर है ना, आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर शियोन बोलता है क्योंकि ऐसा टेंजा चाहता है और वो ये नहीं चाहता था कि वो अपनी लाइफ बिना मतलब के सैक्रिफाइस करे। और वो आगे बोलता है मैं उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। और यहाँ पर हम टेंजा की बॉडी को देखते हैं जो कि बस ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटा और गाबीमारू रात में बाहर रखवाली कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारा सेंटा थकान के मारे सो जाता है। और उस एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सोचते हुए गाबीमारू ये डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जा करके टान यानी एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेकर के आएगा। और वो ये सोच करके उन सभी को पीछे छोड़ करके भागते हुए सीधे सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो सेंटर में पहुंचता है उसे एक बहुत ही शानदार पैलेस दिखाई देता है, और जैसे ही वो उस पैलेस के अंदर घुसने ही वाला होता है, इतने में वही टेंसेंट जिसने टेंजा को मारा था यानी कि ज़ूजिन वहां पर आ जाता है। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पहले तो ज़ूजिन गाबीमारू के ऊपर हावी होने लगता है, लेकिन फिर भी ज़ूजिन को समझ में आ जाता है कि जिससे वो लड़ रहा है वो कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं है। और हमारा गाबीमारू भी उसे बहुत पीटता है। और फिर जब गाबीमारू उसके ऊपर हावी होना शुरू होता है तो ज़ूजिन की तो बैंड ही बच जाती है। और फिर उसके बाद वो अपने सारे के सारे निंजित्सु का यूज करके ज़ूजिन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। लेकिन जब गाबीमारू ये देखता है कि किस तरह से वो बार बार रीजनरेट हो रहा है, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अब कोई टैक्टिक्स नहीं बनाएगा, बल्कि अब डायरेक्ट उसके ऊपर हिट करेगा। और वो उसके ऊपर इतनी तेजी से हिट करता है कि ज़ूजिन के पास रीजनरेट करने का टाइम तक नहीं होता। और वो पंचेस इतने तेज होते हैं कि ज़ूजिन को कुछ समझ भी नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर एंड में वो जमीन पर गिर जाता है और गाबीमारू उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मरे नहीं हो। और एंड में ज़ूजिन गाबीमारू को हराने के लिए अपने किशिकाई फॉर्म में आता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और जिसके कारण गाबीमारू लगभग अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हमें गाबीमारू और उसके सरदार के बीच में कन्वर्सेशन सुनाया जाता है, जिसमें उसका सरदार बोलता है अगर तुम किसी सिचुएशन में मरने वाले हो तो ये ध्यान रखना कि तुम अपने अपोनेंट को मैक्सिमम डैमेज दे सको, और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जब तुम अनकॉन्शियस हो भी जाओ तब भी तुम अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ लड़ सको, और मैंने तुम्हें इस चीज के लिए बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गाबीमारू अनकॉन्शियस हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो ज़ूजिन से बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता है। और जैसे ही हमें लगता है कि ज़ूजिन गाबीमारू को अब मारने ही वाला है, इतने में मेई वहां पर आ जाती है और वो अपने पावर्स का यूज करती है और वहां से वो बेहोश गाबीमारू को बचा लेती है। और जब दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी सारे लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि गाबीमारू वहां पर होता ही नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि गाबीमारू अकेला ही टाओ को ढूंढने के लिए निकल गया है। और ये देखने के बाद वो सारे के सारे गाबीमारू को और टाओ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी बीच उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि होको पहले ऐसा पेड़ नहीं हुआ करता था, वो भी 1000 साल पहले नॉर्मल इंसान ही हुआ करता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें इस एनिमे से रिलेटेड बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो लगभग मैं तुम्हें सीजन 2 का पूरा ही स्पॉइलर दे दूंगा, इसीलिए मैं सिर्फ वही बातें बताने की कोशिश करूंगा जो कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही है। और थोड़े बहुत स्पॉइलर मैं तुम्हें इसलिए दूंगा ताकि तुम ये समझ सको कि ये चीजें हो क्यों रही है, तो होको पेड़ क्यों बन गया और उसका मेई के साथ रिलेशन क्या है, और भी बहुत सारे जो तुम्हारे मन में क्वेश्चंस होंगे वो मैं इस वीडियो के एंड में स्पॉइलर्स का ध्यान रखते हुए उनका आंसर दूंगा। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि होको पहले एक इंसान ही हुआ करता था, लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट के कारण वो पेड़ में कन्वर्ट हो गया। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा का पूरा गांव ही पेड़ में बदल गया। और सबसे पहला जो रिएक्शन शुरू हुआ था वो उसी की बेटी पर शुरू हुआ था। और जब वो आगे चल करके जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें होको के गांव के लोग मिलते हैं जो कि पेड़ में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और वो प्रार्थना कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उनके जड़ तक निकल आ चुके होते हैं और वो पूरी तरह से ही पेड़ बन चुके होते हैं। जबकि होको पेड़ तो होता है लेकिन वो चल सकता होता है, बात कर सकता होता है और उसका एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है
जो कि उसे ये बताता है कि वो होको है। लेकिन उसके बाकी सारे गांव के लोग इतने ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं थे, और जब ये सारे के सारे प्लेग फैलने लगे तो इन्होंने प्रेयर की टेंसेंट से, ताकि वो उनके सोल्स को हेवन के अंदर यानी कि आइलैंड के सेंटर में आने दे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी तुम्हें सीजन 2 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और वो प्रेयर करते करते ही पूरी तरह से पेड़ बन गए, और यही कारण है कि इनके प्रेयर करने की आवाज आज तक इस आइलैंड पर गूंज रही है। और फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे टेंसेंट्स आपस में बातें करते करते हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जूजिन आता है जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है, और फिर ये देख करके उनका सरदार यानी सबसे पुराना टेंसेंट रिन उन सभी को एलेक्सर ऑफ लाइफ पीने को देता है। और जैसे ही जूजिन वो पीता है वो वापस से अपने नॉर्मल इटर्नल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर हमें थोड़ा गुस्सा तो दिखता है कि कैसे एक इंसान ने उसे धो डाला। तो क्योंकि अब टेंसेंट्स का नाम बार बार आ रहा है तो इसीलिए समय आ गया है तुम्हें इन सब के नामों से इंट्रोड्यूस कराने का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके सरदार से। तो जो इनका सरदार है इसका नाम है रिन। और फिर उसके बाद जो दो सबसे पहले लोगों को तुमने एक्टिविटी करते हुए देखा था उनमें से पीले बाल वाले का नाम है जूफा और पीच कलर वाले का नाम है टाउफा। और उसके बाद तुम जूजिन से तो मिल ही चुके हो। और उसके बाद दो टेंसेंट्स और है जिनका नाम है मूडान और रान। और ये 7 टेंसेंट्स गॉड बन करके इस आइलैंड पर रूल करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेई गाबीमारू को बचा तो लेती है लेकिन वो भी बेहोश हो जाती है, और गाबीमारू बेहोशी से उठता है और अपने मन में बोलता है कि वो मॉन्स्टर इमॉर्टल नहीं है, उसे चोट लगती है, इसका मतलब ये है कि वो मारा जा सकता है। और जब वो ये सारी बातें अपने आप से कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर टामिया और फूची आते हैं, और टामिया गाबीमारू को देख करके बोलता है, अरे वाह, एक क्रिमिनल, तुम्हें मारने में मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर उसके बाद टामिया को देखकर पहले तो गाबीमारू सोचता है क्या इससे मैं लड़ूं, लेकिन क्योंकि वो 2 लोग होते हैं और उसकी हालत इतनी ठीक होती नहीं कि वो लड़ सके तो वो सरेंडर कर देता है। और फिर ये देख करके टामिया थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसे तो मारपीट करने में ज्यादा विश्वास है। और फिर फूची उससे कि आखिर तुम्हें सब चोट कैसे लगी और तुम इस आइलैंड के बारे में क्या क्या जानते हो, सब कुछ बताओ। और फिर उसके बाद गाबीमारू उसे सारी की सारी स्टोरी जितनी भी वो जानता है सब बता देता है। और ये सब सुन करके टामिया हैरान रह जाता है और वो कहता है कि क्या इस आइलैंड पर ऐसे लोग हैं जो मर नहीं सकते। और फिर वो एक्साइटेड भी हो जाता है क्योंकि अगर उसने किसी ऐसे आदमी को मार दिया जो इमॉर्टल है तो उसका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। और जैसे ही गाबीमारू मेई को इंट्रोड्यूस कराने के लिए पीछे मुड़ता है हम देखते हैं कि मेई एक 18-19 साल की लड़की बन चुकी होती है, और फिर वो थोड़े बहुत शब्दों को जोड़ करके बोलना भी शुरू कर देती है। और ये देख करके गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ जानती हो जिससे हम टेंसेंट को हरा सके। और वो पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाती तो वो बस शब्द बोलती है जैसे टाओ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कंबाइन, पावर, फ्लो, ऐसे करके वो बस शब्द ही बोलती है, जिसे सुन करके टामिया, फूची और गाबीमारू आपस में बातें करने लगते हैं। और टामिया बोलता है कि टाओ तो मार्शल आर्ट में नाभि को कहते हैं। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सागिरी और बाकी सभी लोग फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और वही बढ़ते बढ़ते ही होको उन सभी को टाओ के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से टाओ एक एनर्जी होती है जो सभी लिविंग बींग्स में से निकल रही होती है, और ये टेंसेंट्स उन्हीं एनर्जी फॉर्म को हार्वेस्ट करते हैं और एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी टान को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ नूरुगाई शियोन को उसे ट्रेन करने के लिए बोलती है, जिस पर शियोन उसे मना कर देता है, और वो आगे बोलती है कि किस तरह से वो स्वॉर्ड सीख कर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और जिस तरह से शियोन बिना आंखें होते हुए भी इतने एफर्टलेसली चीजों को हैंडल कर सकता है वो भी हैंडल करना चाहती है। और ये सुन करके शियोन बोलता है कि देखो ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं तुम्हें रात भर में सिखा सकता हूँ, ये वो चीज है जो मैंने बहुत ही लंबे समय बाद सीखी है। और वो आगे ये एक्सप्लेन करता है कि सभी चीजों में से एक तरह की एनर्जी रिलीज होती है जिसे वो अपनी सेंसेस से सेंस कर सकता है, और जिसके कारण उसे ये पता चलता है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं या फिर कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। यानी इनडायरेक्टली वो टाओ के बारे में बात कर रहा है, और इससे हमें ये पता चलता है कि शियोन टाओ को यूज कर सकता होता है। और फिर अचानक से ही काफी सारे शोशिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, और शियोन उन सभी पर अटैक करते हुए नूरुगाई को स्वॉर्ड को हैंडल करने के तरीके सिखाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाबीमारू और बाकी सारे लोगों पर भी काफी सारे शोशिन आकर के अटैक कर देते हैं, और वहाँ पर हम एक मोशन को भी देखते हैं, यानी वो समझदार क्रीचर जिनके पास दिमाग होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोबी टोमा को अपने कंधे पर ले करके उस गड्ढे में से बाहर निकल आता है, और जैसे ही वो निकल कर आता है अचानक से उसके सामने एक मोशन आ जाता है, और उसके बाद वो मोशन आकर बड़े प्यार से उन दोनों को बोलता है कि देखो मुझे टेंसेंट्स ने भेजा है यहाँ पर निगरानी रखने के लिए, तो मैं बड़े प्यार से कहता हूँ कि इस गड्ढे के अंदर वापस गिर जाओ और फूल बन जाओ,
ताकि तुम्हें कंज्यूम किया जा सके। लेकिन कोबी उसकी कहाँ सुनने वाला था और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और इतना तगड़ा अटैक करता है कि जिससे वो मोशिन भी घबरा जाता है और फिर वो कई सारे शोशिन्स को बुला लेता है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और लड़ाई के दौरान ही वो मोशिन देखता है कि कोबी का टाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लड़ते लड़ते धीरे धीरे उसका टाओ वीक होने लगता है। और इतने में ही वो मोशिन कोबी के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसका काफी सारा खून निकल जाता है, जिसे देख करके टोमा हैरान रह जाता है और उस मोशन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो मोशन टोमा की कोई परवाह नहीं करता और जैसे ही कोबी को उठा करके उस गड्ढे में डालने ही वाला होता है, इतने में कोबी दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और एक घूसा मारकर उसके मुंह में छेद कर देता है। और हम ये देखते हैं कि उसका गर्दन हील हो चुका होता है, लेकिन उसके गर्दन पर कुछ निशान बने होते हैं। और फिर उसके बाद वो मोशिन उसके ऊपर और अटैक करता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है, लेकिन उसका हाथ भी दोबारा ठीक हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि उसके टूटे हुए हाथों पर भी वही निशान दोबारा बन जाता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि टेंसेंट्स के जो पावर है यानी रीजनरेटिव पावर्स, वो थोड़ी बहुत भी उसके अंदर आ गई होती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गड्ढे में गिरने के बाद वो फ्लावर्स के साथ कंज्यूम हो रहा होता है, लेकिन अपने जिंदा रहने के विल पावर के कारण वो बाकी लोगों की तरह फ्लावर्स बन के बस मर नहीं गया, बल्कि ये कह सकते हैं कि उसने अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लिया और एक तरह से वो टेंसेंट ह्यूमन हाइब्रिड बन चुका है। और फिर फाइट के दौरान ही वो टेंसेंट्स की पावर को यूज करने लगता है और साथ ही साथ वो उस मोशिन के टाव को भी अब अपनी आंखों से देख पा रहा होता है। और ये नई पावर देख करके वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पर वो मोशिन बहुत ज्यादा डर जाता है और सारे के सारे शोशिन्स को अपने आप को कवर करने के लिए बुलाता है, लेकिन टोमा उन सभी को पहले ही खत्म कर चुका होता है और कोबी एक जबरदस्त पंच सीधे उसके पेट में मारता है जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और टोमा कोबी की हालत देख करके थोड़ा तो कंसर्न हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि किस तरह से वो खुश है कि उसका भाई जिंदा है, लेकिन ये जो निशान उसके शरीर पर बन रहे हैं उसे देख करके उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गाबीमारू और बाकी सभी वहाँ पर उस मोशिन से लड़ रहे होते हैं और टामिया मे को अपने कंधे पर उठाकर उन सभी से लड़ने लगता है और बोलता है, क्या तुम मुझे टाओ सिखा सकती हो? जिस पर मे कुछ शब्द बोलती है जैसे वीक स्ट्रॉन्ग, वीक वीक, नो नो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, नो नो। और ये सारी अजीब सी बातें सुन करके टामिया बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये बोल क्या रही है। और जब वो सभी शोशिन से फाइट कर रहे होते हैं तो वहाँ खड़ा मोशिन मेई को नोटिस करता है और वो उसे टामिया के ऊपर से पकड़ लेता है और दूर ले जाकर उसके सामने झुकते हुए बोलता है कि आप कहाँ थी और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और अब आपको पैलेस में वापस चलना चाहिए। और हम ये सारी बातें सुनने के बाद मेई के चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हैं और इससे हमें ये समझ में आता है कि वो पैलेस में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। और उस मोशिन के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मे भी एक टेंसेंट ही है। और अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ सीजन 2 का थोड़ा सा स्पॉइलर। तो जो टेंसेंट का हेड है यानी कि रेन, उसने दूसरा टेंसेंट बनाया था मे को, लेकिन मे को रिन की आइडियोलॉजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि किस तरह से वो लोगों को हार्वेस्ट करके उनके टाओ को टान में कन्वर्ट करके यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करके उसे अपने लिए कंज्यूम कर रहे थे। तो उसके बिट्रेयल के कारण ही रेई ने उसे वो स्कार दिया था और उसे ये बोला था कि वो बस एक स्लेव है। और टेंसेंट अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये कह सकते हैं एक तरह से अपने टाओ को मेंटेन करते हैं यिंग और यांग के फॉर्म में, यानी मेल और फीमेल के फॉर्म में। और वो ये चीज करते हैं एक दूसरे से सेक्सुअली इंटरकोर्स करके। और जो मेई है वो फीमेल डोमिनेटेड ज्यादा है, तो जिस कारण से वो उसका यूज करना चाह रहे थे एक तरह से उसे सेक्स स्लेव के रूप में। और ये चीज सुन करके वहाँ खड़े हर एक पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है और टामिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये सब सुनने के बाद गाबीमारू ये डिसाइड करता है कि मेई उनके साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और यही एक रीजन है कि टेंसेंट इस आइलैंड पे लगभग हर ही जगह तुम लोगों को कुछ न कुछ स्पेशल गतिविधि करते हुए दिखेंगे। और ये चीज देख करके गाबीमारू उसके और मोशिन के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसे लेकर नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं इसे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। और ये बात सुनने के बाद वो मोशिन बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? और इतने में ही वहाँ पर एक और मोशिन आ जाता है जो कि वहाँ के बटरफ्लाइज को कंट्रोल कर सकता होता है। और ये चीज देख करके टामिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने कटे हुए हाथ का बदला लेने का मौका मिल जाता है। और फिर टामिया और गाबीमारू टीम अप करके उन दो मोशिन्स पर अटैक करना शुरू करते हैं
और उसके बाद वो दोनों मोशिन अपने आप को मॉन्स्टर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और इतने में ही फूची मेई की बातों को डिकोड कर लेता है और वो गाबीमारू से ये बोलता है कि अगर तुम्हें टाओ को यूज करना है तो तुम्हें वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ही होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर वो यिंग और यांग का कॉन्सेप्ट बता रहा है। और फिर मेई उसे टच करके टाओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और जब गाबीमारू थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता है तो अपने आंखों से टाओ को देख पाता है। उसके बाद तो वो सुपर ह्यूमन बन जाता है और उस मोशिन को बहुत बुरी तरीके से धोता है। और फिर वो मोशिन आगे बोलता है कि किस तरह से उसे टेंसेंट्स ने बताया था कि इस बार जो ह्यूमंस आए हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और उसके बाद तभी सीन कट हो जाता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सागिरी और बाकी सभी उन टेंसेंट्स के पैलेस में पहुंच चुके होते हैं और फिर टामिया और गाबीमारू मिलकर उन दोनों टेंसेंट्स को खत्म कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी और बाकी सभी टेंसेंट्स के पैलेस में एंटर करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वहाँ पर गाबीमारू या नहीं तो टान तो जरूर ही मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात है उन्हें वहाँ पर वो दोनों ही नहीं मिलते और मिलता है उन्हें वहाँ पर रान, जो बस अपनी उंगली के एक स्ट्राइक से ही होको के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और फिर आगे मुडान उन सभी से बोलता है कि तुम लोग पहले ह्यूमन हो जो यहाँ तक पहुँच पाया है और किस तरह से उसने होको को बस एक ही झटके में खत्म कर दिया है। ये सब देखने के बाद यूजुरिहा वहाँ से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मुडान उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी न जाओ छोड़कर, क्योंकि दिल अभी भरा नहीं। और फिर ये देख करके सागिरी मुडान के ऊपर अपनी तलवार को तान देती है और बोलती है कि यूजुरिहा को जाने दो। और होको ये देख करके बोलता है कि ये है मुडान, टेंसेंट्स में से एक। और होको को अभी भी बात करते हुए देखकर सेंटा उससे पूछता है कि तुम जिंदा हो, जिस पर मुडान बोलता है कि ये मरा नहीं है, बस इसके पेड़ बनने के प्रोसेस को मैंने तेज कर दिया है, यानी कि अब होको बहुत ही जल्द एक एक्चुअल पेड़ में कन्वर्ट होने वाला होता है। और होको बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कम से कम मेरा जो सोल है वो होराई यानी हेवन में तो जा पाएगा, क्योंकि टेंसेंट्स गॉड यहीं पर है। और उसके बाद ये सुनकर के मुडान बोलता है कि वो सब तो एक अफवाह थी दोस्त, और वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ये जो आइलैंड है वो एक रिसर्च सेंटर है और यहाँ पर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और जिन लोगों का टाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी जो वॉरियर मेंटालिटी के लोग होते हैं, उन्हीं को टान बनाने के लिए उस गड्ढे में डाला जाता है। और आगे वो ये बताता है कि मजे की बात तो ये है कि अगर वो एलिक्सर ऑफ लाइफ जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं या फिर उस टान को अगर कोई इंसान कंज्यूम करे तो वो तुरंत ही पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ टेंसेंट्स ही यूज कर सकते होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और वो आगे ये भी बताता है कि किस तरह से वो लो ग्रेड ह्यूमंस यानी जिनका टाओ बहुत ही वीक होता है उन्हें अपने पपेट्स की तरह यूज करता है। यानी तुम इस आइलैंड पे जितने भी शोषिन देखते हो वो सब के सब ह्यूमंस थे और उन पर टेंसेंट्स ने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक मॉन्स्टर बना दिया होता है। और ये सब बोलने के बाद हम देखते हैं कि वो कुछ मॉन्क्स को भी अपने पपेट्स की तरह यूज कर रहा होता है और वो उन्हीं की मदद से यूजुरिहा को पकड़ लेता है। और जैसे ही सेंटा ये देखता है कि यूजुरिहा पकड़ ली गई है तो वो पहली बार अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि यूजुरिहा को जाने दो। और ये देख करके सागिरी के मन में थोड़ा तो उथल पुथल मचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और जब मुडान ये सब बातें कर ही रहा होता है इतने में ही यूजुरिहा उसके पपेट्स के पंजों से निकल जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। और जितने में वो रिकवर हो ही रहा होता है उतने में वो बाकियों से बोलते हैं कि चलो यहाँ से फूट लेते हैं, क्योंकि भले ही हमें एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं मिला हो लेकिन कम से कम हम अपनी लाइफ तो बचाएं। और लेकिन मुडान तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा होता है, तो जिस कारण से वो उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। और उनसे फाइट करते हुए मुडान ये देखता है कि यूजुरिहा का टाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपना सारा का सारा फोकस यूजुरिहा पर शिफ्ट कर देता है। और उसके बाद उन सभी के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। और फिर बार बार मुक्कियां खाने के बाद सागिरी होको से बोलती है कि कुछ तो मदद कर दो दोस्त। और फिर उसके बाद होको उसे ये बोलता है कि किस तरह से जो टाओ होता है वो एक आदमी के नाभि से फ्लो होता है और वही एनर्जी फ्लो होकर के वापस वहीं पर आती है, तो शायद तुम्हें उसकी नाभि पर एम करना चाहिए। और फिर ये सुनने की देर थी, इतने में ही सागिरी भागते हुए जाकर के उसके पेट पर अटैक कर देती है और हमें यहाँ पर लगता है कि मुडान का खेल तो खत्म। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है मुडान वापस से रीजनरेट हो जाता है और बोलता है कि देखो तुम कहीं भी अटैक कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी सागिरी को कुछ चीज सेंस हो जाती है और फिर वो अपने कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ही तगड़े लेवल पर इंक्रीज कर देती है और जिसके कारण हम देखते हैं
कि उसका टाओ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। और ये देख करके मुडान भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वो यही मान रहा होता है कि यूजुरिहा का ही टाओ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जब सागिरी अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ यानी अपने टाओ को इंक्रीज करने के बाद उसके ऊपर अटैक करती है, तो वहाँ खड़ा हर एक पर्सन ये नोटिस करता है कि सागिरी के इस समय किए हुए अटैक के कारण वो रीजनरेट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो निशान अभी तक मिट ही नहीं रहा है। तो ये सुन करके वो कुछ न कुछ तो टाओ को समझ ही जाते हैं कि आखिर वो है क्या। और फिर उसके बाद सागिरी बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, जिसमें उसकी यूजुरिहा और सेंटा भी मदद करता है। तीनों ही एक साथ मिल करके मुडान को खत्म कर देते हैं और बेचारे मुडान की बॉडी वहीं जमीन पर गिर जाती है और यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है हमारा पहला टेंसेंट। और फिर वो सभी आराम से बैठ करके बातें करने लगते हैं और सागिरी सेंटा से पूछती है, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? और फिर आगे वो ये बोलती है कि उसने नोटिस किया कि उसकी तलवार कभी नहीं निकली, लेकिन यूजुरिहा के पकड़े जाने के बाद उसने बहुत जल्दी निकाल दी तलवार। हैं? और वो आगे पूछती है कि क्या तुम इससे प्यार व्यार करते हो क्या? जिस पर सेंटा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस यूजुरिहा के फ्री स्पिरिट को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश और जेलिस होता है। और फिर वो आगे अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि किस तरह से उसे एक आर्टिस्ट बनने का शौक था, लेकिन क्योंकि उसके पिताजी यामाडा क्लैन से थे, तो जिस कारण से उसे ना चाहते हुए भी स्वॉर्ड ट्रेनिंग सीखनी पड़ी और अपने कला और इंटरेस्ट को पीछे छोड़ना पड़ा। लेकिन जब उसने यूजुरिहा को देखा कि किस तरह से वो एक फ्री स्पिरिट है, यानी वो किसी की भी परवाह नहीं करती और वो बहुत ही ज्यादा मुंहफट है, क्योंकि वो सेंटा को पिग हेड करके बुलाती है और उसका नेचर थोड़ा तो मीन है। और यही सब चीजें देख करके सेंटा को थोड़ी बहुत जेलसी होने लगी कि किस तरह से यूजुरिहा एक फ्री स्पिरिट है, लेकिन वो नियमों में और दुनियादारी में बंधा हुआ है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गाबीमारू और उसके दोस्त उन मोशंस को मारने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि मेई का क्या करना है, क्योंकि इसके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये भी 10 सेंट्स में से एक ही है। तो उसके बाद गाबीमारू मेई के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम मदद कर सकती हो मेरी। और जब मेई उसे कुछ बताने ही वाली होती है, इतने में ही हम देखते हैं कि गाबीमारू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मुडान की बॉडी से काफी सारे फूल निकल रहे होते हैं और अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत ही शार्प फ्लावर सीधे यूजुरिहा की तरफ अटैक करने ही वाला होता है। इतने में ही सेंटा उसके सामने आ जाता है और वो अटैक सेंटा अपने ऊपर झेल लेता है और अचानक से वो हेल्यूसिनेशन में चला जाता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटा उन सर के ढेरों के पास खड़ा होता है जिसे उसने काटा था, और तभी वहाँ यूजुरिहा और उसके द्वारा काटे गए सारे सरों को फेंक देती है। और दूसरे विजन में हम ये देखते हैं कि ऊपर से सरों की बारिश हो रही होती है और यूजुरिहा वहाँ पर भी काफी ज्यादा खुश और जॉली नेचर की होती है। और फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस फ्लावर के हिट होने के कारण सेंटा भी अब इन्फेक्ट हो चुका है और उसकी भी बॉडी से फ्लावर्स निकल चुके होते हैं, यानी कि अब वो भी एक तरह के ट्रांस स्टेट में जा चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि मुडान अपने किशिकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने कई सारे टेंटिकल्स से, जिनके अंदर वही फ्लावर्स होते हैं, यूजुरिहा और सागिरी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर शीनो आ जाता है और अपने स्वॉर्ड के एक ही स्ट्राइक से मुडान के सारे टेंटिकल्स को काट देता है। और फिर हम वहाँ नुरुगाई को भी देखते हैं और शीनो नुरुगाई से बोलता है कि इन सभी को यहाँ से दूर ले जाओ और जल्दी से सेंटा के सारे फ्लावर्स को काट दो, जिससे कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा स्लो हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि नुरुगाई ऐसा ही करती है। और फिर उसके बाद सागिरी होको से पूछती है कि क्या तुम इस सिचुएशन में कुछ कर सकते हो, जिस पर होको बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है, क्योंकि उसे आज तक जो भी कुछ बताया गया था वो एक झूठ निकला। और फिर दूसरी तरफ हम शीनो को लड़ते हुए देखते हैं, जो कि भाई साहब क्या लड़ता है, और लड़ते लड़ते वो बस एक ही किक में मुडान को दूर फेंक देता है। और भाई मैं तो शीनो की पावर देख करके हैरान रह गया। लेकिन फिर भी एंड में शीनो है तो ह्यूमन ही, तो फाइट के दौरान उसे मुडान का एक फ्लावर चुभ जाता है और उसकी बॉडी में फ्लावर्स उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शीनो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो अपने ही हाथों से सारे के सारे फ्लावर्स को उखाड़ करके फेंक देता है। लेकिन क्योंकि उसे फ्लावर्स उखाड़ने के लिए अपने स्किन के कुछ पार्ट को काटना पड़ा था, जिसके कारण उसकी बॉडी
बॉडी में कई सारे चोट हो जाते हैं और उसमें से खून पानी की तरह बहने लगता है। और ये देख करके सागिरी सोचती है कि अगर वो बीच में नहीं आई तो शायद शीनो मर सकता है। और ये देखने के बाद सागिरी और नुरुगाई ये डिसाइड करते हैं कि वो मदद करेंगे, लेकिन यूजुरिहा बोलती है कि देखो मैं तो बस अपने जीवन पर विश्वास रखती हूँ, तो मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो बैठ करके दूर से सिर्फ देखने का डिसाइड करती है। तो ये सुनने के बाद सागिरी और नुरुगाई शीनो की मदद करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन यूजुरिहा उनकी एक मदद जरूर करती है कि वो अपने केमिकल को पी करके अपनी बॉडी से सिक्रेशन रिलीज करती है। और इसका ये जो सिक्रेशन है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो यानी कि अगर किसी फ्लावर ने उसके सिक्रेशन के ऊपर गलती से अटैक कर भी दिया तो वो फ्लावर ही खत्म हो जाएगा। तो वो वही सिक्रेशन उन दोनों के ऊपर लगा देती है और यहाँ पर तीनों यानी शीनो, सागिरी और नुरुगाई उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि पहले सागिरी ने उसके पेट पर अटैक करके उसे मारा था, तो वो ये प्लान बनाते हैं कि फिर से उसके पेट पर अटैक किया जाए। तो इस चीज के लिए शीनो अपने पूरे टाओ को कंसंट्रेट करता है और इस समय शीनो का टाओ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वैसे तो शीनो को ये नहीं पता होता है कि टाओ असल में होता क्या है या वो काम कैसे करता है, लेकिन क्योंकि वो सबकॉन्शियसली या कह सकते हैं अपने अंधे होने के कारण वो टाओ को काफी लंबे समय से यूज कर पा रहा होता है और वो अपने ट्रेनिंग के दौरान इसके मैकेनिज्म को समझ जाता है कि किस तरीके से टाओ काम करता है। और जब वो नुरुगाई और सागिरी की मदद से मुडान के पेट तक पहुंचता ही है तो उसे फील होता है कि ये वो कॉन्सेंट्रेटेड जगह नहीं है, यानी कि जैसा होको ने बताया था कि जो पेट होता है वहाँ पर सारा का सारा टाओ कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो यहाँ पर शीनो को वो कॉन्सेंट्रेशन फील ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि सागिरी ने उसे ऐसा कहा था तो वो उसके पेट पर स्ट्राइक करने जा ही रहा होता है। लेकिन इतने में तभी सेंटा उससे बोलता है कि असल में उसकी पावर उसके पेट में नहीं बल्कि उसके पैरों में है, क्योंकि वो एक फ्लावर बन चुका है और फ्लावर की स्ट्रेंथ उसके रूट्स में होती है। और फिर ये सुनने की देर थी, उसके बाद तो शीनो अपनी पूरी पावर से उसके रूट्स पर अटैक करता है और जैसे ही वो स्ट्राइक होता है हम देखते हैं कि उसके अंदर से मुडान के काफी सारे सर निकल आते हैं जो कि जिंदा होते हैं। और फिर शीनो उनके ऊपर स्ट्राइक करता है और मुडान अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर मुडान के मरने के बाद सागिरी और बाकी के लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग हैं जो पॉइजनस है, यानी कि शीनो और सेंटा। तो अब ये यूजुरिहा की चॉइस होती है कि वो किसे बचाए, जबकि सागिरी चाह रही होती है कि वो दोनों को ही बचाए, जिस पर यूजुरिहा बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो दोनों में से ही किसी एक को चुन सकती है और वो चुनती है शीनो को। और वो इसका एक्सप्लेनेशन भी देती है कि सेंटा अब किसी काम का नहीं रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन लगभग फैल ही चुका है, तो उसे बचाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी आंखें जा चुकी है और वो कुछ देख भी नहीं सकता है, तो वो क्या ही मदद करेगा। और फिर सागिरी बोलती है कि तुम्हारे पास तो 2 पोशन बचे हुए हैं तो तुम दोनों की ही मदद कर सकती हो, लेकिन यूजुरिहा बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ और ऊपर से एक निंजा, तो मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए एक सीरम या कह सकते हैं एक पोर्शन बचा के रखना ही है। तो ये डिसाइड हो जाता है कि यूजुरिहा शीनो को बचाएगी और वो सेंटा को गले लगाकर बोलती है शांत हो जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, उस पर्सन या अपनी फैमिली के बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और हम देखते हैं कि सेंटा अपने इमेजिनेशन में भी यूजुरिहा को ही याद करता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और शीनो के पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यूजुरिहा ने अपना वो केमिकल या पोर्शन जो भी कह लो वो शीनो के ऊपर यूज कर दिया होता है। तो उस पोर्शन के यूज करने के कारण शीनो के ऊपर अब वो फ्लावर का जो रिएक्शन था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर हम वहाँ पर सेंटा के कब्र को भी देखते हैं और फिर वो सभी के सभी उस पैलेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद यूजुरिहा पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगती है और फिर शीनो सागिरी से भी बोलता है कि अपना देखभाल करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को नहीं संभाल पाओगी तो तुम्हारे लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर उन सभी के बीच में कन्वर्सेशन चलने लगता है जिसमें शीनो बोलता है कि अपने टाओ को भी बहुत संभाल के यूज करो, क्योंकि टाओ एक इंसान का लाइफ फोर्स होता है। तो अगर कोई पर्सन अपने टाओ को बहुत ही ज्यादा यूज कर ले तो उसका मेमोरी लॉस या फिर वो अपने ह्यूमैनिटी तक को भी खो सकता है और एंड में उसकी जान भी जा सकती है। और फिर उसके बाद उन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और यूजुरिहा ये बोलती है एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसा कुछ है ही नहीं, जिस पर सागिरी बोलती है कि नहीं नहीं, गाबीमारू ने बताया था कि किस तरह से उसके सरदार ने एक बार तो इसे पिया था जिसके कारण वो इमॉर्टल हो चुका है। और ये सुनकर के यूजुरिहा बोलती है कि आखिर तुम विश्वास क्या कर रही हो, वो एक क्लैन का सरदार है और वो लोगों को मैनिपुलेट करना जानता है। तो उसने गाबीमारू को बच्चा समझकर उसके ऊपर कोई ट्रिक यूज की ताकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि उनका सरदार एक इमॉर्टल है और कभी उनके खिलाफ न जाए।
और साथ ही साथ वो आगे ये भी बोलती है कि जरा ध्यान से सोचो, जिस क्लैन से गाबी मारू है वो पूरे के पूरे खतरनाक लोगों से भरा हुआ है, तो आखिर सरदार उसे किसी से शादी क्यों करने देगा? क्योंकि वो लोग तो इंसानों को एक टूल की तरह यूज करते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली यहाँ पर वो गाबी मारू को टूल की तरह यूज करते हैं। तो आखिर वो क्यों चाहेगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए? वो इसलिए क्योंकि लोगों को तुम अपने स्ट्रेंथ और डर से काफी समय तक रोक नहीं पाओगे। तुम्हें कुछ एक जेन्युइन मोटिव चाहिए होगा उन्हें झुकाने के लिए, और शायद इसीलिए ही उसके सरदार ने अपनी बेटी की शादी उससे करवाई थी। और ये सब सुन करके बेचारी सागिरी सोच में पड़ जाती है कि हाँ, बात तो सही ही बोल रही है। और इतने में ही सीन कट हो जाता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक गुफा के अंदर फूची, मेई और गाबी मारू होते हैं। और जैसा हमने गाबी मारू को पहले छोड़ा था वो उसी स्टेट में होता है, यानी कि वो बेहोश होता है और अचानक से उसे होश आता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उछल करके खड़ा हो जाता है। और ये देख करके टामिया बोलता है, जब भी तुम उठते हो यही करते हो क्या? शांति से बैठ जाओ चुपचाप। और फिर गाबी मारू अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये लोग हैं कौन? क्या ये मेरे दोस्त हैं या ये मेरे दुश्मन है? लेकिन इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि ये मेरे दोस्त है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे इन्हें ये नहीं पता चलने देना चाहिए कि इस समय मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और उसका खुद के ही साथ बातचीत से हमें ये पता चलता है कि वो ये भूल चुका है कि वो कहाँ पर है और ये लोग कौन है। और इतने में ही मेई उसके टाव को देखती है जो कि सर के ऊपर से पूरी तरह से खाली होता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि गाबी मारू के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। और फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सभी के सभी उस पैलेस के अंदर सो जाते हैं, लेकिन सागिरी अभी भी जगी हुई होती है। और तभी शीनो वहाँ पर आता है और पूछता है कि तुम नहीं सोई क्या? और फिर आगे सागिरी ये बोलती है कि किस तरह से वो गाबी मारू के बारे में ही सोच रही है। और ये सुनकर के शीनो बोलता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? जिस पर सागिरी बोलती है कि नहीं, आपके दिमाग में हमेशा यही क्यों चलता रहता है? और वो आगे ये बोलती है कि वो तो ये सोच रही है कि गाबी मारू ने इतने सारे लोगों को मारा है, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है जो कि अब पूरी तरह से खुल चुका है। और वो चाह रही है कि किस तरह से गाबी मारू अपनी वाइफ से दोबारा मिले। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गाबी मारू अकेला ही गुफा के मुंह के बाहर बैठा हुआ होता है। और जरा उसका ये विजन देखो, उसके इस विजन से हमें ये समझ में आता है कि वो अपनी वाइफ तक को भूल चुका है, यानी कि उसे बस यही याद है कि वो गाबी मारू द हॉलो है और वो अपने क्लैन के सरदार का लॉयल है। और यहीं पर खत्म होता है हेल पैराडाइज का सीजन 1। तो ये एनीमे देखने के बाद अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चंस है तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो इसी बात पे खत्म करते हैं ये वीडियो। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।